जो हमारे थ्योरी के आवर्स होंगे बच्चे, वो उसके मार्क्स होंगे 60, और इसी तरह एक क्रेडिट आवर के 20 मार्क्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। टोटल 60 थ्योरी के होंगे और 20 जो है वो हमारे पास जो है ना वो प्रैक्टिकल के। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये इसमें हमारा मिड का पोर्शन भी होता है और फाइनल का पोर्शन भी होता है। तो अगर तो ऑनलाइन क्लासेस में मे भी इस दफा मिड लेते हैं, क्योंकि पिछली दफा हमने मिड नहीं लिया। अगर हमारा मिड की क्लासेस हुई, तो मिड की क्लासेस में हम लोग जो है ना हमारा जो इस टोटल 60 मार्क्स में से हम लोग 18 नंबर का पेपर आपका ले लेते हैं, ठीक है। पीछे आपके 42 मार्क्स बचते हैं, 42 मार्क्स में 30 मार्क्स का हम लोग फाइनल लेते हैं, और जो बाकी 12 मार्क्स का है वो इंटरनल असेसमेंट होती है, जो टीचर के पास होती है। वो अपनी मर्जी से नहीं, हम लोग उसमें भी क्विज लेंगे आप लोगों से। वो टीचर स्टूडेंट की अटेंडेंस की बेस के ऊपर, स्टूडेंट के बिहेवियर के बेस के ऊपर, स्टूडेंट के एटीट्यूड के बेस के ऊपर, और 12 मार्क्स जो है ना वो टीचर उसको उसमें से डिवाइड करके 12 में 12 भी दे देता है, 11 10 जितना स्टूडेंट का जो है ना वो उसके एटीट्यूड, अटेंडेंस या क्विज की बेस के ऊपर, असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर, ये हम लोग मुख्तलिफ चीजों में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे, वो फाइनल के अंदर ही होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग आपको फिजिकल करवाएंगे जब आप दिसंबर में यहाँ पे वापस आएंगे यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा मैं आपको 4 क्रेडिट आवर्स के बारे में बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 80 मार्क्स होते हैं 4 क्रेडिट आवर्स के, जिसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, और जो 3 क्रेडिट आवर्स है उसमें 60 जो मार्क्स हैं उसमें 60 थ्योरी के होते हैं। अब 60 थ्योरी के है, उसमें 18 नंबर मिड के, 30 मार्क्स फाइनल के, और 12 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। टोटल ये 60 हो गए। 20 मार्क्स के फाइनल जो है हम लोग प्रैक्टिकल अलग लेते हैं। खैर, जैसे मैं आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी, तो जस्ट आज इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन एनाटॉमी की। आप लोगों ने जो एफएससी लेवल के ऊपर डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैट्रिक लेवल की पढ़ी होगी, उसमें आपने जस्ट इतना पढ़ा होगा स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, एनाटॉमी उसके ऊपर पूरी नहीं उतरी। बेसिकली ये एनाटॉमी टू वर्ड्स का जो है ना कॉम्बिनेशन है। इट्स मीन एना एंड टोमी। एना का मतलब होता है अप, एंड टोमी का मतलब कटिंग थ्रू, कट करके किसी चीज को। तो जो मॉडर्न हम लोग डेफिनेशन देते हैं इस पर, क्योंकि हम लोग बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को पहले हम लोग पुराने जमाने में करते थे, वो कट करके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते थे। लेकिन अब चूंकि हम लोग हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स आ गई हैं, तो मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग जो एनाटॉमी करेंगे वो कहेंगे इट इज अ स्टडी ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर। हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग study of living structures through process of dissection, imaging technique, and with the aid of exactly. ठीक है। तो मॉडर्न जो डेफिनेशन होगी वो मैं आपको बता रहा था एनाटॉमी की, वो क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर थ्रू प्रोसेस ऑफ डायसेक्शन। डायसेक्शन हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी को थ्रू स्कैल्पल की मदद से हम लोग उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स, हम लोग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इनकी मदद से भी जो है ना वो स्टडी करते हैं एनाटॉमी की, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। और तीसरा तरीका ये है कि हम बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें हम लोग सेलुलर लेवल तक जाएंगे। तो हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन जो एनाटॉमी की जो आप लोगों के लिए याद रखनी है, वो स्टडी ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स through process of dissection, imaging techniques, and with the aid of microscope. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्टली द ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी। काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसकी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसकी पहले भी डेफिनेशन। एम्ब्रियो क्या होता है? ये जब बेबी फर्टिलाइज माँ के पेट के अंदर हो जाता है, वहां से लेके फर्स्ट 8 वीक्स जो उसके डेवलपमेंट की है, फर्स्ट 8 वीक जो उसकी फीटल लाइफ है माँ के पेट के अंदर, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द फर्स्ट 8 वीक, इस टाइम को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। और इस स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है कि डेवलपमेंटल, जितना भी कंप्लीट डेवलपमेंटल हिस्ट्री है किसी भी इंडिविजुअल की, फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक,
ठीक है, तो ये स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद सेल बायोलॉजी है। बच्चे जो क्वेश्चन है वो आप लोग बाद में करें, हैंड रेस भी, मैं आपको इसके क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा। सेल बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ सेल है, उसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। अगले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज, यानी कि अगर हम टिश्यूज की स्टडी करें तो उसे हिस्टोलॉजी कहेंगे, और ये स्टडी हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेक्शनल एनाटॉमी। सेक्शनल एनाटॉमी में हम लोग अपनी बॉडी के या ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज का मतलब क्या, हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स जो है, इसमें हेड है, नेक है, थ्रोट है, इसमें हमारा अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, हमारी थोरैक्स है, एब्डोमेन है, बैक ऑफ द, ये सारे सेक्शंस बना के हम लोग अगर बॉडी की स्टडी करें तो उसको सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी है। ग्रॉस एनाटॉमी और जो माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी है उससे ऑपोजिट है। अगर हम स्ट्रक्चर्स को विदाउट माइक्रोस्कोप के एग्जामिन करें तो उसको हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स को विद माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो उसको माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी कहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि अगर हम बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर को विदाउट माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे तो वो ग्रॉस एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी नेम से जाहिर हो रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम। अब जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि हमारी बॉडी में 11 सिस्टम है, उन हर सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी। एक दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम टोटल 11 सिस्टम है, इनको हम लोग पूरी हमारी बेसिक एनाटॉमी जो है ना वो इसी के ऊपर गुजर जाएंगे। उसके बाद रीजनल एनाटॉमी, अगर हम अपनी बॉडी की ह्यूमन बॉडी की स्टडी करें रीजन वाइज, ठीक है, रीजन वाइज जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें हमारे बॉडी के मुख्तलिफ रीजन है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, हेड है, ये रीजन वाइज स्टडी होगी, इसका हम लोग रीजनल एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस के ऊपर हमारी बॉडी की जो स्टडी होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस एनाटॉमी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें किसी इंसान का फेस की सरफेस कैसी है, उसकी जॉइंट कैसा है, उसकी जो एल्बो जॉइंट है वो कैसा है, तो ये सरफेस के ऊपर रह के अगर हम बॉडी के किसी भी हिस्से की स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, इमेजिंग एनाटॉमी नाम से जाहिर हो रहा है कि इमेजेस के साथ हम लोग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अब देखें बॉडी के अक्सर जो बैरूनी स्ट्रक्चर्स हैं वो तो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं अपनी नेकेड आई से, इसको आप ग्रॉस एनाटॉमी कहेंगे। लेकिन जब हमने बॉडी के अंदर स्टडी करना है तो उसके लिए अगर हम उसकी इमेजेस लेके स्टडी करेंगे तो उसको हम इमेजिंग एनाटॉमी कहते हैं। अब इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिसकी मदद से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लाइक एक्सरे की मदद से हम लोग बॉडी के इंटरनल बोन्स को देख सकते हैं, मसल्स को देख सकते हैं, सीटी स्कैन की मदद से हम लोग बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, एमआरआई की मदद से देखते हैं, और भी बहुत ज्यादा पेट सेट कई टेक्नोलॉजीज हैं, या अल्ट्रासाउंड है, इसकी मदद से हम लोग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यूज करेंगे तो उसको हम लोग इमेजिंग एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है। पैथोलॉजी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस। अब जाहिर है अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज आ गई तो हमारा वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा कि एक डिजीज होने से पहले है। अगर हम अपनी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की या एक्सटर्नल ऑर्गन्स की या सुपरफिशियल स्टडी करें वो स्ट्रक्चर्स की जो कि डिजीज्ड है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर फर्ज करें हमारी स्किन के ऊपर कोई पिंपल निकल आता है, या हमारी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन जाता है, कट लग जाता है, जख्म बन जाता है, कैंसर बन जाता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो जाहिर है वो पैथोलॉजी आ गई, वो डिजीज आ गई। अब उसमें जाहिर है हमारी एनाटॉमी चेंज हो जाएगी, उस एनाटॉमी को जो कि आफ्टर डिजीज हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद वेरी क्विकली हम लोग एक ऐसा लेक्चर डिस्कस करने, एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एफएससी की बुक्स में, इवन के मेट्रो की बुक्स में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया हुआ है। वेरी क्विकली हम लोग इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सारी बातों का ऑलरेडी आपको पता है, थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं। तो 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें केमिकल लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, सिस्टम लेवल है, ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन वेरी क्विकली हर एक सेपरेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा केमिकल लेवल। अब
केमिकल में हम लोग बस दो चीजें आ जाती हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है वो आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एटम्स के फर्दर सब एटम्स में चले जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 100 सच पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मुख्तलिफ किस्म के एटम्स का मजमूआ है। एटम्स की अगर हम बात करें तो जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स को हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें अगर एक भी एलिमेंट की, एक भी एटम की अगर कंपोजिशन में फर्क आ गया, ज्यादा होगी या कमी आ गई, तो हमारी बॉडी को नुकसानदेह है। इसको हम लोग फर्दर क्लासेस में, फर्दर सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे कि इन मिनरल्स की तब्दीलियों से क्या होता है। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो दो वेरी कॉमन, वेरी फेमिलियर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मौजूद है, उसमें एक डीएनए है जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। और एक ग्लूकोज है जिसको कॉमनली हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो ये दो कॉमन, और भी लातदाद मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो वेरी फेमस है, वेरी फेमिलियर है, हम लोग उनको डिस्कस किया यहाँ पे। उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनते हैं, इसको सेलुलर लेवल कहते हैं। सेल की अगर हम डेफिनेशन करें तो these are the structure composed of chemicals and are the basic structural and functional unit of the organisms। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सेल की, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। किसी भी जानदार का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जो काम करता है, वो कौन सा यूनिट है, सेल। ठीक है, तो सेल्स की टाइप्स हमारी बॉडी में लातदाद सेल्स है। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद है हमारी बॉडी में, जिनमें मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई। उसके बाद जब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कि वो सेल्स का मजमूआ, वो सेल का एक ग्रुप या वो मटेरियल्स का ग्रुप जो कि इकट्ठे होकर एक खास काम करना शुरू कर दें तो एक टिश्यू कहलाता है। और देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, और इन टिश्यूज को हम लोग अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इनके नाम है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, एपिथेलियल टिश्यूज के साथ आना था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ये टिश्यूज के एग्जांपल्स। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल। ज़ाहिर है टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। इसकी डेफिनेशन है, ऑर्गन्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। यानी कि वो इसमें टिश्यूज इकट्ठे हो जाए वो ऑर्गन बन जाता है। अब हर ऑर्गन का एक खास फंक्शन होता है और हर ऑर्गन की खास शेप होती है, और हम उसको उसकी शेप से रिकॉग्नाइज करते हैं। दिल की खास शेप है, लंग्स की खास शेप है, स्टमक की अपनी शेप है, इस तरह हमारी बॉडी के मसल्स की अपनी शेप है। इस तरह जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक अपनी शेप होगी और अपना फंक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन की अपनी शेप है, किडनीज की अपनी शेप है, जो यूरेटर है, ब्लैडर है, हर ऑर्गन की अपनी शेप है। तो हर एक की शेप को हम लोग उसकी शेप से देख के रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे कि ये कौन सा ऑर्गन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, उसमें स्टमक है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ब्रेन है, हर एक की अपनी एक स्ट्रक्चर और शेप है। सिस्टम लेवल जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो इकट्ठे होकर एक खास काम करते हैं तो उसको हम लोग एक सिस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल इसमें दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसका काम हमारी खाने को ब्रेक डाउन करना और अब्जॉर्ब करना। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन हम लोग कहेंगे कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विद अ कॉमन फंक्शन। मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके एक काम, खास काम करें तो उसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे माउथ से शुरू होता है। हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स तो इसमें नहीं आता, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को फर्दर आप लोग 2 में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर आप 3 में डिवाइड कर देते हैं, ड्यूडिनम, ड्यूजिनम है, आइलियम। इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन को आप लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं, कोलोन है। ठीक है, इसमें कोलोन आ जाती है, इसमें असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, रेक्टम है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। इस तरह लतदार सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें माउथ है,
ये फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया, लंग्स, ये सारे के सारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल, तो ये मुख्तलिफ सिस्टम जो है ना, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट लेवल आ जाता है, जो 6th लेवल है, उसे हम ऑर्गेनिज्मल लेवल कहते हैं या होल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। तो एक ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा जानदार जो जिंदा है, उसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम अदर देन इंसान जाए तो इवन के अगर हम एक पौधे की बात करें तो पौधा भी एक ऑर्गेनिज्म है। एक छोटे से बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, लेकिन चूंकि हम लोग ह्यूमन अनाटमी पढ़ रहे हैं, इसलिए जस्ट हम लोग इंसानों की ही अनाटमी पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जब वो मिल के काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर 11 सिस्टम जितने भी मैंने आपको बताने और बताने भी हैं, ये सारे जब इकट्ठे होते हैं एक जानदार, एक इंसान के अंदर, तो ये मिल के काम करते हैं। अगर इनमें एक भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, एक भी सिस्टम के एक भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गया, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होगा। ठीक है, मुस्लिम की एक हदीस भी है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है, अगर उसके एक हिस्से को तकलीफ होती है तो समझ लीजिए पूरी बॉडी को तकलीफ है। तो इस तरह हमारी बॉडी का और एक मुसलमानों का, जैसे हमने एक कंपैरिजन किया, ये एक ही चीज है कि अगर हमारी बॉडी के एक हिस्से को भी हल्की तकलीफ होगी तो पूरे का पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, हम लोग प्रॉपरली खा नहीं सकेंगे, कहीं दर्द हो रहा है, प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर सकते। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स, टिश्यूज, ब्लड, सेल्स, ये सारे के सारे मिलके जो है ना वो इकट्ठे काम करते हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, एक पिक्चर है, इसमें वो रेपिटेशन है और सारी चीज जो है ना वो क्लियरली दिखा दी गई है। यहाँ से अगर हम एलिमेंट से बात करें, एटम से बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये एटम्स हैं, मिलके ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। लाइक डीएनए एक मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मिलके एक सेल बनाएगा, जैसे लाइक एक एग्जांपल दी हुई है, स्मूथ मसल सेल है, स्केलेटल मसल सेल है। ठीक है, लाइक ये मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, जैसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है, ये टिश्यू लेवल आ जाएगा। ये मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, एक स्टमक एक ऑर्गन है। अब स्टमक में एक कई टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, स्मूथ टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, लाइक मैनी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाएगा, जैसे स्टमक मिलके मुख्तलिफ ऑर्गन, माउथ है, एसोफेगस है, इंटेस्टाइन, इन्होंने लीवर, इसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर हैं, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। और ये सारे सिस्टम मिलके एक जानदार को जन्म देंगे, जिसमें जानदार जो है ना वो हमारे। ठीक है, तो आज का जो है ना वो हमारा लेक्चर इतना ही था। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना मुझसे अपने माइक को अनम्यूट करके जो है ना, चलिए सब लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर दें, मैंने आपको ऑप्शन दे दी है। रिकॉर्ड